चलिए बैठ जाइए सभी लोग। वॉल्यूम थोड़ा और दो क्या? वॉल्यूम थोड़ा और। हाँ इसको थोड़ा विवेक 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 चलिए बैठ गए सभी, बैठ जाइए सभी लोग। अब तो हम लोग कल देख रहे थे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, चलिए तो देख रहे थे हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारत का संविधान का निर्माण किस प्रकार से हो रहा था और किन परिस्थितियों में हो रहा था, है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। ठीक है, और अब हम लोग को उसके आगे देखना है। लास्ट हम लोग देखे थे कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको पेश किया था और वो पास कब हुआ? हाँ, 22 जनवरी 1947 को वो पास हो गया, उसको पास कर दिया गया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो क्या किया गया था जी? पेश किया गया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने इसको पास कर दिया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, है ना। लेकिन चूंकि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसी वजह से उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू प्रस्ताव भी कहा जाता है ना। उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज आल्सो नोन एज नेहरू रिजोल्यूशन। इसको नेहरू प्रस्ताव के तौर पे भी देखा जाता है। तो ध्यान रहे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है नेहरू प्रस्ताव और नेहरू रिपोर्ट में, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव को कहते हैं नेहरू प्रस्ताव, जिसको किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 1928 में आपको बताया थे कि नेहरू रिपोर्ट आया था, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट जो था वो किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। गुड, तो ये डिफरेंसेस यहां पे आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही नेहरू प्रस्ताव कहते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पास कर दिया। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के बना भारत की संविधान का प्रस्तावना। अभी जो आप प्रियम्बल देखते हैं, है ना, तो जितना एनसीईआरटी का बुक या स्टेट बोर्ड का बुक जब आप खोलते हैं तो उसमें देखते होंगे आप प्रियम्बल और मौलिक कर्तव्य ये सब लिखा रहता है ना। तो प्रियम्बल संविधान के पहले जो पृष्ठ पर जो लिखा हुआ है वो प्रियम्बल ही है, प्रस्तावना है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि भाई संविधान में किस किस प्रकार से अपने नागरिकों को क्या क्या चीजें उपलब्ध कराया गया है, ये काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है प्रस्तावना में। तो भारत के संविधान का क्या उद्देश्य होगा, भारत का संविधान अपने नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, ये सारी चीजों की चर्चा जो है वो प्रस्तावना में है, प्रियम्बल में है। ठीक है, और वो प्रियम्बल जो है वही है जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव बनाया था। नाम ही है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। तो किस चीज का उद्देश्य? संविधान का उद्देश्य, कि संविधान का उद्देश्य कैसा होगा, संविधान का ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, वो सारा चीज निश्चित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ओके, क्लियर है? तो यहां तक में आप इसको ध्यान रखना है
कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किस प्रकार से था और कैसे था। ओके, अब देखिए एक बात समझिएगा कि संविधान सभा एक साथ दो काम कर रही थी जी। एक तरफ वो भारत के लिए संविधान बना रही थी, वहीं दूसरे तरफ भारत के लिए कानून भी बना रही थी, है ना। इसी वजह से संविधान सभा को भारत का अंतरिम संसद भी कहा जाता है, इंटरिम पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो संविधान सभा क्या कर रही थी? दो काम कर रही थी, है ना। संविधान सभा के पास दो काम था। कौन कौन सा? तो एक काम था संविधान निर्माण का, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, और दूसरा काम था कानून का निर्माण, है ना। ये दो काम था इनके पास, ठीक है। तो संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तब इसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन यही अब क्या हुआ कि संविधान तो बन रहा था और इसी बीच 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, है ना। तो देश को तो अब कुछ ही कानून की भी आवश्यकता थी, तो एक तरफ कुछ कुछ कानून भी बन रहा था। तो कानून जो बन रहा था, तो कानून उस समय चुनी हुई देश में संस्था कौन थी? संविधान सभा। तो संविधान सभा को ही दो काम दिया गया कि आप संविधान का निर्माण भी कीजिए और साथ में आप कानून का निर्माण भी कीजिए, है ना। तो पूरा भारत के लिए कानून कौन बनाता है जी? संसद बनाती है। तो उस समय तो संसद का चुनाव हुआ नहीं था, तो उस समय संविधान सभा क्या थी? संसद थी, लेकिन वो अस्थायी तौर पर थी, परमानेंट हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि देश का पहला आम चुनाव आजादी के बाद हुआ 1951-52 में, है ना। और उसके बाद संसद के सदस्य चुन करके गए थे। तो जब तक चुनाव नहीं हो गया तब तक संविधान सभा ही संसद वाला काम कर रही थी, है ना। तो जब कोई संस्था अस्थायी तौर पर या कुछ समय के लिए कोई काम करती है तो उसको कहते हैं अंतरिम, है ना। हिंदी में कहते हैं अंतरिम, हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एंटरिम। तो और इसका मतलब ये होता है अस्थायी। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान सभा अस्थायी रूप से संसद का काम कर रही थी। क्लियर है? तो कानून, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा जब भारत की संसद के रूप में बैठती थी या संविधान सभा जब भारत के लिए कानून बनाने के लिए बैठती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करता था, है ना। तो देखिए राजेंद्र प्रसाद तो तब ना करते थे जी जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी, समझ रहे ना। एक आदमी दो रोल प्ले कर रहा था, यानी कि एक संविधान सभा दो रोल प्ले कर रही थी। एक तरफ संविधान बना रही थी, दूसरी तरफ देश के लिए कानून बना रही थी। तो जब संविधान बनाती थी तब अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब कानून बनाती थी तब अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि भारत की संविधान सभा भारती कुमारी सर यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे भाई, अभी क्लास से ही टाइम नहीं बच रहा है, अब यूट्यूब पे क्या आएंगे, है ना। अभी क्लासेस चल रही है ना। तो क्लास ले लेकर के गला का हालत खराब है, ऊपर से यूट्यूब पे भी लेना शुरू कर देंगे तो और हालत खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हेल्थ इज वेल्थ, है ना, है ना। यह सबसे बड़ा धन है ना, है ना। अब सोचिए एगो दो चार कोई क्लास के चक्कर में अगर कहीं गला खराब हो गया तो जीवन भर का नुकसान ना है जी, है। आवाज अगर गड़बड़ा गया तो इसका जीवन में बहुत नुकसान है कि नहीं, है क्या। हाँ, सब कुछ छोड़ के पढ़ो, बिल्कुल। तो सब कुछ रुक जाइए, सब कुछ छोड़ के करने का मतलब सब कुछ छोड़ के कहने का मतलब क्या है? देखिए, बुद्धिमत्ता आप बेवकूफी में ज्यादा का अंतर नहीं होता है बाबू, है ना। महीन धागा का अंतर होता है, इस पर है तो बुद्धिमान है, उस पर गए तो बेवकूफ है ना। तो ये अपना सा ध्यान है। सब कुछ छोड़ करने का मतलब क्या है भाई? है शरीर छोड़ दो, है। अजीब बात है, ये सब इंटरप्रिटेशन आप लोग करते हैं। सब कुछ छोड़ने का मतलब यह है
कि जिन जिन चीजों को छोड़ सकते हैं उसको छोड़ दो, जो आपको इंपैक्ट ना करता हो, जो आपको प्रभावित ना करता हो, उसको छोड़ करके, हाँ उसको छोड़ करके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जरूरी है उसको करो। समझे? तो जीवन के लक्ष्य को संचालित करने के लिए जो जो चीज जरूरी है उसको करने के लिए अन्यथा चीजों को छोड़ने का बात है ना। इन्हें कि सब छोड़ दो, मामले गड़बड़ा जीतो, है ना। चलिए, तो भारत की संविधान सभा दो कार्य कर रही थी। भारत की संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, है ना। दो कार्य कर रही थी। एक, भारत का संविधान निर्माण, नंबर 1 लिख लेंगे, भारत का संविधान निर्माण। दूसरा, पहला भारत का संविधान निर्माण और दूसरा भारत के लिए कानून का निर्माण। भारत के लिए कानून का निर्माण। जी बिल्कुल, है ना। ओके, तो अब देखिए, अब नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा, हाँ नोट करके लिखेंगे कि संविधान सभा जब कानून निर्माण के लिए बैठती थी, संविधान सभा जब कानून निर्माण के लिए बैठती थी, संविधान सभा जब कानून निर्माण के लिए बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। तब उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जीवी मावलंकर करते थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं ये करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा ही क्या किया जाता था, तो जब संसद के रूप में संविधान सभा बैठती थी तो अध्यक्षता करते थे। इसी वजह से इनको भारत में लोकसभा का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था, है ना। लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर ही थे, क्योंकि इनको अनुभव था पहले से संसद चलाने का, है ना। तो इसी वजह से इन्हीं को बनाया गया लोकसभा का पहला स्पीकर। तो पूछा जाता है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा जब संविधान निर्माण के लिए बैठती थी तो अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन संविधान सभा जब कानून निर्माण के लिए बैठती थी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक में आपको इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो संविधान निर्माण के साथ साथ तो संविधान सभा अन्य काम भी कर रही थी, इसीलिए संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहा जाता है। लिख लेंगे कि संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहा जाता है। संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहा जाता है, एंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद भी कहा जाता है। संविधान सभा को अंतरिम संसद भी कहा जाता है। ठीक है, अंतरिम संसद। देखिए, अंतरिम कहीं भी अगर लगा है तो इसका मतलब क्या है, अस्थाई। तो मतलब कि जब तक देश में पहला आम चुनाव नहीं हो गया तब तक देश का अंतरिम संसद कौन था, संविधान सभा, है ना। आज जैसे चुनाव हो गया, चुनाव के बाद नए लोग चुन करके आ गए, संसद काम करना शुरू कर दी, तो अपने आप संविधान सभा का विघटन हो गया, है ना, वो अपने आप खत्म हो गई। ठीक है, तो यहां तक में इसको ध्यान रखना है कि अंतरिम का मतलब होता है अस्थाई, है ना। तो यहां पर इस चीज को जैसे आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखिए, देश जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले यह तय हुआ कि भाई ये तय कर लिया जाए कि राष्ट्र का राष्ट्रध्वज क्या होगा, है ना, नेशनल फ्लैग क्या होगा। जब स्वतंत्रता के बाद हम लोग लहराएंगे तो वह हमारा झंडा क्या होगा। तो
झंडा क्या होगा, कैसा होगा, यह भी तय किया किसने? संविधान सभा ने, है ना। 22 जुलाई 1947 को लिख लेंगे कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947 को इसने क्या किया? तो स्वीकार किया, ठीक है, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग को। तो अभी जो नेशनल फ्लैग हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या नेशनल फ्लैग जो हम लोग फहराते हैं, ये हमारा नेशनल फ्लैग इसी दिन संविधान सभा ने स्वीकार किया था और यह तय किया था कि यही होगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, जिसको कि जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, तो वहां पर हमने उस दिन उसको फहराया था, ठीक है, कि भाई हम लोग का जो है सो पहले से तय कर लिया गया कि यही हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा। तो राष्ट्रीय झंडा स्वीकार करने का काम जो है वो भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को किया गया था। अब संविधान सभा जो थी वो संविधान का काम कर रही थी, तो संविधान पूरे देश के लिए बन रहा था। तो इस संविधान सभा में तमाम तरह की समितियां बनाई गई थी, है ना, कमिटीज बनाई गई थी कि सारी कमिटी अपना अपना काम करेंगी और वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगी। उनके रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि भारत के संविधान में क्या रखा जाए और भारत के संविधान में क्या नहीं रखा जाए, है ना। तो इसके लिए बनाया गया था संविधान सभा में बहुत सारी समितियां, ठीक है। तो एक हेडिंग बनाएंगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, है ना, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है। हाँ, किसने दिया था? वेंकैया। हाँ, डिजाइन जिसने तैयार किया था वो थे पिंगाली वेंकैया, ठीक है। पिंगाली वेंकैया जो थे उन्होंने डिजाइन जो है सो तैयार किया था, ठीक है। तो ये सारा जो चीज है ना, हाँ, क्या राष्ट्रीय तिरंगा झंडा का मॉडल जो है वो बेसिकली किसी देश से ऑब्जर्व नहीं किया गया है ना, कि किसी देश का सिंबल नहीं है, वो हमारा अपना इनोवेशन है, वो हमने अपना इनोवेटिव किया। उसके कलर्स, उसके अंदर का जो अशोक चक्र है, ये सब भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। दिस इज नॉट कॉपी इन एनी कंट्री, है ना। ये हमारा जो एम्बलम है उसको कहीं से हमने कॉपी नहीं किया है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और उसके कलर्स जो हैं वो अलग अलग मैसेज देते हैं, ठीक है। सभा की प्रमुख समितियां, 2 कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे समिति और एक तरफ लिखेंगे अध्यक्ष, स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे समिति और दूसरे तरफ लिखेंगे अध्यक्ष। संविधान सभा की समितियां, ठीक है। अब देखिए, संविधान सभा में तो बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी जिनसे सवाल बनता है ना, जो आपको जानना है, ठीक है, कि वो कौन कौन समितियां थी और क्या थी, ठीक है। और संविधान की समिति में जब कभी प्रश्न पूछे और अगर समिति के आगे संघ लगा हो, हिंदी में संघ लगा हो या फिर इंग्लिश में यूनियन लगा हो, है ना, तो अगर कहीं पर भी अगर ऐसा हो कि आपसे संघ लगा हुआ किसी समिति के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे, है ना। अगर संघ लगा हुआ है तो इसका मतलब क्लियर है कि उसके स्पीकर जो होंगे, उसके जो अध्यक्ष होंगे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो समिति में पहला लिखेंगे संघीय संविधान समिति,
संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर लिखेंगे संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी। तो संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष यही जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि संघ लगा हुआ है। यूनियन पावर कमिटी तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति या संघीय शक्ति समिति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक लिखेंगे राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, है ना। ठीक है, तो राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, तो राज्य से समझौता कौन करेगा जी? केंद्र ही ना करेगा, संघ ही करेगा। तो इसमें देखिए, इसमें संघ नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम है राज्यों से समझौता करने वाली। तो राज्य से समझौता वही करेगा जो संघ में बैठा होगा, जो सेंटर में बैठा होगा, है ना। तो राज्यों से समझौता करने वाली समिति के भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन तीनों समितियों के जो अध्यक्ष हैं वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, तो जैसे किसी के आगे अगर संघ लगा है तो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, वैसे ही कोई कमिटी अगर आपसे पूछा जाएगा उसके आगे लिखा हुआ है प्रांत, प्रोविंस, है ना, तो उसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगर किसी कमिटी के नाम के आगे संघ लगा हुआ है तो अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यदि किसी कमिटी के नाम के आगे प्रांत लगा हुआ है तो उसके अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति, प्रांतीय शक्ति समिति तो पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार से संबंधित समिति, नेक्स्ट लेंगे मूल अधिकार से संबंधित समिति, मूल अधिकार से संबंधित समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार से संबंधित समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो कमिटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित समिति, हाँ, फंडामेंटल राइट कमिटी रिलेटेड, ठीक है, कमिटी ऑन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, तो इसके चेयरमैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, कमिटीज फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक मामलों की समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये सारी कमेटियां में प्रमुख नाम जो है वो किसका है, तो पटेल और नेहरू का। नेक्स्ट लिखेंगे और ये थोड़ा जो है सो लिखेंगे इसके बारे में, संचालन समिति लेंगे। संचालन समिति संविधान सभा में संचालन समिति, तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और एक है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। ठीक है, कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कन्हैया कुमार मुंशी। ठीक है, ओके, तो राजेंद्र प्रसाद। ओके, और कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। नेक्स्ट लिखेंगे झंडा समिति। झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट लिखेंगे कि झंडा पर तदर्थ समिति। झंडा पर तदर्थ समिति। झंडा पर तदर्थ समिति। हाँ, तदर्थ मतलब होता है अस्थाई, एडहॉक। कहीं भी तदर्थ लिखा होता है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक, एडहॉक कमिटी ऑन फ्लैग, है ना। तो झंडा पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। झंडा पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, झंडा पर तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब देखिए ये सारी कमिटियां तो थी जो अपना अपना काम कर रही थी, लेकिन इन सभी समितियों में संविधान सभा की एक सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, है ना, लिख लेंगे प्रारूप समिति। और इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर। बी.आर. अंबेडकर। ठीक है, हाँ, ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, इसका इंग्लिश में तो कोई खास दिक्कत नहीं, इसका दिक्कत हिंदी में होता है। जब ना लिखेगा प्रारूप, इंग्लिश में तो ड्राफ्टिंग लिख देगा, लेकिन हिंदी में प्रारूप ना लिख देगा मसौदा समिति, है ना, बगड़बड़ा देता है काम, है ना। इसलिए कभी कभी इसको लिखा जाता है मसौदा समिति, शुद्ध हिंदी है ये, है ना। देखते हैं गांव में पुराने लोग जो हैं वो मसौदा बोलते हैं ना, जमीन वमीन का कोई कागजात होगा तो बोलते हैं कि भाई उसका मसौदा कहाँ है ना। तो मसौदा का मतलब ही प्रारूप ही होता है ना। तो प्रारूप समिति या मसौदा समिति एक ही बात है। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं बी.आर. अंबेडकर। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी ये, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, नाम है प्रारूप, ड्राफ्टिंग। संविधान का प्रारूप कौन तैयार कर रहा था, तो प्रारूप समिति तैयार कर रही थी, है ना। तो जितनी सारी समितियां थी, जितना सारा डिस्कशन होता था संविधान सभा में, उस सबको बैठ के अंबेडकर साहब सुनते थे और इनके सहयोगी सुनते थे जो इसके अंदर के मेंबर्स थे, है ना। 7 लोग थे इसमें, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर, है ना।
तो ये लोग जो थे वो पूरा बात को सुनते थे, सारा कमिटी के रिपोर्ट को देखते थे और देखने के बाद निर्णय करते थे कि भारत के संविधान में क्या रखा जाएगा, है ना। और उस पर पूरा डिस्कशन होता था संविधान सभा में। भारत के संविधान सभा में कोई भी निर्णय जो है वो बहुमत के आधार पर नहीं लिया गया, है ना। कोई भी डिसीजन बहुमत के बेसिस पर नहीं लिया गया कि मान लीजिए कि 10 आदमी कोई बात कह रहा है ना, कोई बात 5 आदमी कह रहा है तो 10 आदमी वाला बात मान लिए कहा से किसके पास बहुमत है ना। ऐसा संविधान सभा में नहीं हुआ। संविधान सभा एक सिद्धांत पर काम कर रही थी, जिस सिद्धांत का नाम था सहमति और समायोजन, है ना। संविधान सभा काम कर रही थी सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर, जिसमें संविधान सभा को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या बहुमत से कह रहा है नहीं कह रहा है ना। यहां पर भी रॉन्ग नंबर डायल हो गया मोहम्मद अली जिन्ना से, है ना। जिन्ना को लगा था कि संविधान सभा में जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, है ना। लेकिन संविधान सभा ने कोई भी निर्णय बहुमत के आधार पर नहीं लिया। संविधान सभा में अगर एक आदमी भी कोई बात का विरोध करता था तो उसका बात सुना जाता था, उसके बाद उसके साथ डिबेट किया जाता था, दूसरा आदमी उसको समझाता था। फिर अगर ऐसा समझ में आता था कि नहीं ये आदमी अकेला ही है लेकिन ये कुछ अच्छा बात कह रहा है, तो संविधान सभा उसके बात को मानती थी और उसके कुछ बातों को रिजेक्ट करती थी। मतलब कि पूरा तौर से डिबेट करके, डिस्कशन करके, डिस्कोर्स करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोप नहीं दिया गया किसी पर। एक आदमी को भी किसी बात से अगर आपत्ति होती थी तो उसके बात को सुना जाता था, उसके बात पर विचार किया जाता था, और फिर अगर उसकी बात सही नहीं होती थी तो उसको समझाया जाता था कि भाई आपका ये डिमांड ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। फिर वो आदमी तर्क के आधार पर बात को मानता था। लेकिन अगर लोगों को यह समझ में आता था कि सामने वाला आदमी सही बात कह रहा है तो उसके बात को संविधान में शामिल किया जाता था। तो इससे वो कहते हैं कि भारत का संविधान सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर बना, न कि बहुमत के सिद्धांत पर, है ना। ये मेजोरिटी के सिद्धांत पर नहीं बना था, सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर बना था। क्लियर है, समझ रहे। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि यह सहमति और समायोजन के सिद्धांत पर बना था, और इसलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहे थे वो थे प्रारूप समिति, है ना। अब प्रारूप समिति चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसलिए इसके बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नहीं 7 आदमी होते थे जो देखते थे, डिस्कशन तो पूरा संविधान सभा करता था। आई लोग सारा डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करते थे, नोटिफाई करते थे कि क्या रखना और क्या नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां पर जो है अब है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, तो लिख लीजिएगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, ठीक है। हाँ चलिए आइए, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष क्लियर ही है आपको, बी.आर. अम्बेडकर थे, ठीक है। तो यही जो है डिसाइड करते थे, है ना, यही डिसाइड करते थे कि संविधान में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हालांकि नहीं कि अपना मन से डिसाइड कर लेते थे, अपना मन से नहीं डिसाइड करते थे, पूरा डिस्कशन होता था संविधान सभा में। और संविधान सभा में जब एक बात पर, एक मुद्दा पर सबका राय बन जाता था कि हाँ ये चीज संविधान में रहना चाहिए, तो उसको उठा करके उस संविधान में डाल देते थे, है ना। इन्हें कि अपने मन से कुछ भी डालते थे, नहीं। संविधान सभा में डिस्कशन होता था, ये बैठते थे, सुनते थे, ये अपना भी आर्गुमेंट देते थे, और उसके बाद जब लास्ट में एक कंक्लूडिंग पॉइंट आता था कि ये चीज को हम लोग को संविधान में रखना है, तो सब चीज को ये संविधान में रखते थे, प्रारूप समिति में रखते थे। तो पूरा संविधान का चूंकि प्रारूप इन्होंने तैयार किया, ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया, इसीलिए इनको कुछ कुछ विशेषण दिया जाता है। भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मनु, है ना, तमाम तरह का जो विशेषण है उस विशेषण से इनको विशेषित किया जाता है ना। लेकिन इनका बस वही काम था ड्राफ्टिंग करने का। इसी वजह से इन्होंने तय किया कि संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, इसके वजह से अम्बेडकर को इस तरह के विभूषण दिए जाते हैं। तो यहां पे कुछ लाइन लिख लेंगे कि बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता
B.R. अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मनु, मम्मी नहीं मनु, हाँ। ठीक है, मनु का मतलब होता है जन्मदाता, सभ्यता को लाने वाला, ठीक है। हाँ, तो उन्हें भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का मनु या भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये सारा विशेषण जो है वो अंबेडकर साहब को दिया जाता है ना। इनको तमाम विशेषणों से विशेषित किया जाता है, ठीक है, कि ये क्या है और किस प्रकार से है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भारतीय संविधान का मनु, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का जनक, है ना। भारत के संविधान में तमाम तरह का जो विशेषण है वो विशेषण से अलंकृत किया जाता है इनको, है ना। एक और शब्द आता है भारतीय संविधान का शिल्पकार। हाँ, ये पूछा था कि भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन है, तो शिल्पकार भी है अंबेडकर, है ना। शिल्पकार को इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर, है ना, कि कौन आर्किटेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो शिल्पकार भी मानते हैं अंबेडकर को, ठीक है। तो तमाम तरह के जो ये है, तमाम तरह के जो विशेषण है, उन विशेषणों से इनको विशेषित करने का काम किया जाता है। क्लियर है। हाँ, मतलब अंबेडकर साहब को, ठीक है। क्या, हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इनका काम था, नाम ही है प्रारूप, संविधान का प्रारूप कैसा होगा ये सब तय कर रहे थे, इसी के वजह से इनको यह सब कहा जा रहा था। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी, ठीक है, जो अपना काम कर रही थी, और इनमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति, ठीक है। संविधान सभा अपना काम कर रही थी, और इसी काम के दरमियान में जो है सो संविधान को बनने में लगभग जो समय लग गया वो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन अप्रोक्सीमेटली जो है संविधान बनने में ये पूरा समय जो है सो लग गया, है ना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, और इतना ही दिन जितना दिन की संविधान बनने में लगा, उतना ही दिन एक अंग्रेज मैसेंजर इंडिया में रहा था, इतना ही दिन, है ना। जितना दिन ये संविधान बनने में लगा था, उतना ही दिन कैलकुलेटेड टाइम जो है वो इंडिया में एक अंग्रेजी मैसेंजर रहा था, जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो वो कौन था? हॉकिंस था, बिल्कुल, है ना। हॉकिंस था, हॉकिंस नहीं था, सर थॉमस रो, ठीक है ना, सर थॉमस रो, ठीक है। हॉकिंस भी आया था, है ना, लेकिन हॉकिंस नहीं। इसका राइट आंसर होगा सर थॉमस रो, ठीक है। सर थॉमस रो जो था वो एग्जैक्ट इतना ही दिन जो है वो इंडिया में रहा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सर थॉमस रो जो जेम्स फर्स्ट का राजदूत था ब्रिटेन में, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो रहा था, मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के लिए आई थी, व्यापार के लिए आई थी। जब 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को जब कंपनी तैयार हुई, तो एलिजाबेथ वहां पर रूल कर रही थी, और एलिजाबेथ जिस वंश की थी उस वंश का नाम था ट्यूडर वंश, है ना। तो उस समय ट्यूडर वंश का शासन था ब्रिटेन में, और उनके माध्यम से कंपनी जो है सो यहाँ पे आई थी। उन्हीं के आदेश मिला था कि 15 वर्ष के लिए आप जाकर के इंडिया के साथ व्यापार कीजिए, है ना। तो 15 ईयर्स का ऑर्डर चार्टर उनको मिला था, लेकिन 1603 में क्या हुआ कि वो मर गई, एलिजाबेथ का डेथ हो गया। एलिजाबेथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, है ना। तो उनकी एक बहन का बेटा था जेम्स सप्तम के नाम से, स्कॉटलैंड में शासन कर रहा था, 65 वर्ष का आदमी था वो, है ना। वो स्कॉटलैंड में शासक था। उसको जब मालूम चला कि मौसी मेरी गई, है ना, तो और कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो आकर के फिर शासक बना जेम्स फर्स्ट के नाम से। तो 1603 में ब्रिटेन में राजवंश बदल गया, स्टुअर्ट वंश का शासन समाप्त हुआ, और जो है ट्यूडर वंश का शासन समाप्त हुआ, और स्टुअर्ट वंश का शासन शुरू हुआ 1603 में। वही जेम्स फर्स्ट था, और जेम्स फर्स्ट ने ही अपने 2 राजदूतों को भारत में भेजा था। हालांकि इसमें उसको तो पता नहीं था कि अकबर जो है 1605 में मर गया था, है ना। तो वहां से वो सब आया था, तो अकबर के नाम से लेटर लेके आया था, है ना। लेकिन यहां आके देखा तो यहां पर भी काम
खत्म हो चुका था, अकबर मर चुका था, उसके बाद जहांगीर शासक बन गया था। तो उसी के दरबार में दोनों आए थे, सर थॉमस रो भी और हॉकिंस भी, है ना। तो थॉमस रो जो है वो इतना ही दिन इंडिया में रहा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है वो लगा था संविधान को बनाने में, एक अच्छा खासा समय लगा। कारण ये था कि हमारे देश का संविधान एकल संविधान है, यानी कि एक ही संविधान है जो भारत के लिए और अन्य राज्यों के लिए, सबके लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। इसी वजह से हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी बन गया, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पे भारत का संविधान स्थापित हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा। चलिए ठीक है चलिए, देखिए लिखा हुआ था तो अच्छा बात है, लेकिन उतना आप दिमाग का कसरत मत करवाइए, इतना याद रखिए। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, है ना, कि आपको जो है लिखेंगे कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें कुछ लिखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो और इसी दिन भारत के संविधान को अपना लिया गया, और इसी दिन भारत के संविधान को अपना लिया गया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। भारत के संविधान को अपना लिया गया। ठीक है, तो संविधान बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन इसको अपना लिया गया, है ना। लागू नहीं किया गया, लेकिन अपना लिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अपना लिया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। लेकिन फिर भी कुछ कुछ अनुच्छेद जो था ना, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जो जरूरी था कि लागू कर देना चाहिए, वो सब लागू हो गया था, है ना। जैसे कि नागरिकता के संबंध में जो अनुच्छेद सब है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सब लागू हो गया था। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन से संबंधित आर्टिकल, है ना, 324 से लेकर के 329 के बीच में इलेक्शन कमीशन से संबंधित सब आर्टिकल्स है, वो सब लागू हो गया था। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट था वो उस दिन लागू हो गया, लेकिन पूरा संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ। इसलिए कहा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। तो लिख लेंगे, संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। छब्बीस जनवरी 1950। ठीक है, अब देखिए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो इसको लागू किया गया, है ना। अब देखिए तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, है ना, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, है ना। अब जब बन गया था उस दिन लागू कर देना चाहिए था, लेकिन लागू किया इस दिन। तो इसलिए किया क्योंकि 26 जनवरी का जो डेट था वो भारतीयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, है ना। अब से देखते हैं ना जी, कोई कोई के लिए कोई कोई डेट सब बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। आजकल तो लोग सेलिब्रेटो करते हैं, है ना, बहुत सब डेट जो सेलिब्रेट होता है, जो मनाया जाता है ना। इस दिन को ये हुआ था, इस दिन को ये हुआ था, इस दिन को ये हुआ था ना, और उसको सब मेमोरी में बना करके क्या करता है, सेलिब्रेट करता है ना, अलग अलग समय पर। तो वैसे ही क्या था कि 26 जनवरी
30 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या किया था? झंडा फहराया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो 26 जनवरी का जो डेट था वो पहले से महत्वपूर्ण था, है ना। तो अब हम लोग तो गुलाम देश में थे, तो हम लोग कब स्वतंत्र होंगे ये तो हमारे बस में नहीं था। कब स्वतंत्र होंगे ये हम लोग के बस में नहीं था, है ना। तो स्वतंत्र कब होंगे ये किसके बस में था? अंग्रेजों के बस में था। तो अंग्रेज सब हम लोग को स्वतंत्र कर दिया 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो अब है कि अब स्वतंत्रता हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम कब गणतंत्र होंगे या अपना संविधान हम कब लागू करेंगे ये हमारे अपने बस का चीज था। तो हमने तय किया कि पहले जो हम लोग गुलाम रहते हुए 26 जनवरी को स्वतंत्रता बनाए थे, तो ये डेट जो है हमके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसा करेंगे कि इसी डेट को अपना संविधान जो है सो लागू करेंगे, है ना। तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाने के बावजूद संविधान निर्माताओं ने देखा कि अब 1 महीना दिसंबर बचा है, नवंबर में कुछ ही दिन बचा, जनवरी आ ही रहा है, तो क्यों हड़बड़ी करे, हम अपना संविधान उसी दिन लागू करेंगे ताकि युग युगांतर तक भारत के इतिहास में 26 जनवरी के डेट को स्मरणीय बना दिया जाए, है ना, कि आने वाली पीढ़ी हमेशा इसको याद रखेगी। क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रतीक था, बहुत बड़ा सिंबल था कि गुलाम रहते हुए हमने स्वतंत्रता मनाया था, है ना। तो ऐसे में इस डेट को हमने क्या कर दिया? मेमोरेबल बना दिया, स्मरणीय बना दिया कि जब तक सभ्यता रहेगी, जब तक भारत रहेगा, तब तक भारत के लोगों के मन में 26 जनवरी जो है वो विस्मरणीय तौर पर मौजूद रहेगा, कभी भी कोई इसको भूल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, है ना। तो ये जब भी किसी के जीवन में या कहीं पर कोई डेट महत्वपूर्ण होता है तो क्या करता है जी? उसी के हिसाब से सेलिब्रेट करता है ना, है कि नहीं। अब आजकल आप देखबे करते हैं आप लोग, बहुत सारा फरवरी के महीना में सब कुछ डेट सब आता है जी, देखते हैं ना आप लोग, आए वो तो पूरा सप्ताह भर चलता है जी, है ना। सुनते कि अब 2 सप्ताह चलता है कहता, है ना। सोचिए कोनो कोनो 1 सप्ताह 2 सप्ताह चलता है ना जी। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या होता है? डेटे का तो महत्व है ना। तो ई तो मान लीजिए कि वो तो फिक्स है, बाकी कुछ कुछ आदमी सब तो अपने से फिक्स कर लेता है ना। वो देखता है कि अच्छा ई दिन हम मिले थे पहला बार, है ना, तो ये कोई अलग दिन है ना। ई दिन बात किए थे, ये अलग दिन है। ऐसे करके सब अपना अपना अलग अलग दिन बना लेता है ना। आप मतलब इसमें बहुत ज्यादा देखिए, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है जी, है ना। अब मनाने के चक्कर में लोग सप्ताह सप्ताह भर में सेलिब्रेट करने लगे हैं, है ना, कि भाई ई वाला दिन तो अब हर सप्ताह में आने वाला है। अब दिन तो 7 को ना है जी। अब कोई मान लीजिए दिन के हिसाब से चल रहा है कि ई दिन को मिले थे सोमवार को, अब मालूम चला सोमवार हर सप्ताह में आ रहा है, अब हर सप्ताह में सेलिब्रेट कीजिए। तो अगर आपका परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, यानी कि अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो ये सब सेलिब्रेशन आपका हालत खराब कर देगा, है कि नहीं। नहीं तो अंततोगत्वा यही कहना पड़ेगा कि भाई हम ये सब चीज को नहीं मानते हैं, है ना। ये सबसे अच्छा रास्ता है ना। सीधे कह दीजिए कि भाई हम भारतीय आदमी हैं, हम ये सब नहीं मानते हैं, है ना। ये जो फरवरी के महीना में सब जो सेलिब्रेट करता है जी, ये हम लोग का थोड़ा कल्चर है, ये हम लोग का कल्चर नहीं है। ये सब यूरोप का कल्चर है, ये सब यूरोप में होता था। देखिए यूरोप में क्या होता था जी? यूरोप देखिए ये सब जो कल्चर है, ये सब यूरोप का कल्चर है। तो इसका रीजन समझना पड़ेगा कि यूरोप में क्या होता था, हम लोग के क्या नहीं। हम लोग के यहां एक बार आदमी अगर किसी बंधन में बंध गया तो कोई समस्या भी आता है तो वो समस्या को छोड़ करके हमेशा कंटिन्यू करता है ना, कि चलो भाई तो मामूली सा समस्या होता रहता है। यूरोप में क्या होता है? यूरोप में अगर थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम है ना, वो संबंध तुरंत खत्म हो जाता है, तो तुरंत खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि उस सबका संबंध का एक्सपायरी डेट आएगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए संबंधवा को याद रखने के लिए डेट फिक्स रखता है ना, कि हर अगला साल अब पहला साल मिलेंगे तो पता चलता रहेगा कि ई डेट को जो है सो अब क्या थे, मिले थे। क्योंकि इसका भी गारंटी नहीं कि फिर अगला डेट पर उसी से मिलेंगे, है ना, फिर कोई और हो सकता है ना। तो यूरोप में तो बहुत दिक्कत होता है जी। यूरोपियन कल्चर में भारत का कल्चर और यूरोप के कल्चर में बहुत डिफरेंट है ना। वहां पे बहुत दिक्कत होता है। ये सब यूरोपियन कल्चर है, धीरे धीरे सब क्या कर दिया, ट्रांसमिशन कर दिया, संक्रमित कर दिया। और आज के डेट में हम लोग क्या है, बहुत सारा जो यूरोपियन कल्चर है उसको
सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसको अपना करके चलते हैं। और इसी वजह से जितना सारा समस्या यूरोप के समाज में था, उस सारा समस्या धीरे धीरे भारत के समाज में भी आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने के वजह से। खैर, तो यहां पर तो अपना ये रीजन था, है ना, कि 26 जनवरी 1930 को हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया, क्योंकि ये उसका 20वां वर्षगांठ था, है ना, ये उसका 20वां वर्षगांठ था, और उसी 20वें वर्षगांठ के तौर पर इसको लागू कर दिया गया। ओके, क्या चीज, ये सब तो इतिहास में पढ़ के होंगे आप लोग, है ना, लिख लीजिएगा, लाइन लिख लेंगे, लिखेंगे कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखें, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इसलिए लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में, इसलिए 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में अमर कर देने के लिए, 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में अमर कर देने के लिए संविधान को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया, ठीक है, संविधान को लागू किया गया। दिक्कत, ओके, तो यहां पर इस चीज को जैसो ध्यान रखना है कि इसीलिए इसको यहां पर लागू किया गया, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स लिखेंगे, लिखेंगे कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लिखित संविधान है वो कौन सा है? अमेरिका का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है ना। लिखेंगे नोट करके कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सबसे बड़ा भारत का और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका का। और नेक्स्ट, अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है।
शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है ना, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे कि भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, भारत के संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था, और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। ठीक है, क्या क्या नहीं, 60 देश का अध्ययन किया गया, बाकी जहां से अच्छा लगा उसको लिया गया, लेकिन 60 कंट्रीज को हमने स्टडी किया था। क्या क्या हाँ हाँ, पहला भी, क्योंकि उससे यहां लिखा गया था पहले। ठीक है, एक और लिख लेंगे, एक फैक्ट लिख लेंगे कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, यानी कि कुछ लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, मतलब वहां कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो कुछ भी है वो परंपरा के आधार पर चलता है, ट्रेडिशंस के बेस पे चलता है। तो पूछा जाता है कि अलिखित संविधान किस देश का संविधान है, तो ब्रिटेन का संविधान है ना, जो नॉन रिट है ना, वहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी चलता है वो वहां की परंपरा के माध्यम से चलता है, और वहां क्या परंपरा ही वहां का संविधान है। वहां के जो परंपराएं हैं, जिस परंपरा को लेकर के चलते हैं, वही वहां पर क्या है, तो कानून के तौर पर उसकी मान्यताएं होती हैं। ठीक है, अब जब संविधान लागू हुआ था या जब उसको एक्सेप्ट किया था हम लोगों ने, तो मूल संविधान में पहले ही क्लास में बताया था कि कैसा होता है मूल संविधान। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें हाँ, मूल संविधान में आपको लिखना है अनुच्छेद 395। हाँ, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, है ना। मूल संविधान यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसमें कितना अनुच्छेद था, तो 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। ठीक है, और 8 अनुसूची थी, है ना, अनुसूची की संख्या 8। ठीक है, तो अनुच्छेद था 395 और अनुसूची था 8। ठीक है, और भाग का संख्या था 22। ठीक है, जब संविधान बना था तो संविधान में यही सब चीज था जी। 395 गो अनुच्छेद था, 8 गो अनुसूची था और 22 गो भाग था। ये जब संविधान बना था तब का बात है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बन करके लागू हो गया, तो संविधान में इतनी ही चीजें थी। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग। वर्तमान में लगभग 480 अनुच्छेद है ना। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में संविधान में लगभग 480 अनुच्छेद है और अनुसूचियां 12 है और भाग 25 है। ठीक है, वर्तमान में लगभग 480 अनुच्छेद है, 12 गो अनुसूची है
और 25 गो भाग है। ठीक है, क्लियर है? लगभग 480 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग। ये वर्तमान में है जी, प्रेजेंट टाइम में, है ना। प्रेजेंट टाइम में कितना अनुच्छेद है? तो लगभग 480। कितना अनुसूची है? तो 12, और भाग कितना है? 25। लेकिन जब संविधान बना था तो अनुच्छेद कितना था? भाग कितना था? भाग 22 और अनुसूची 8। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। और साथ में एक बात नोट करके लिख लीजिए कि अभी तक संविधान में 105 संशोधन हो चुका है ना। अभी तक भारत के संविधान में 105 संशोधन हो चुका है, मतलब कि 105 बार संशोधन किया जा चुका है भारत के संविधान में। ठीक है, ओके। तो 105वां संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि राज्य डिसाइड करेगा कि उसके यहां की कौन सी जातियां ओबीसी कैटेगरी में आएंगी और कौन सी जातियां ओबीसी कैटेगरी में नहीं आएंगी। 104 संविधान संशोधन में कहा गया है कि एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में 2 गो अपॉइंट होते थे और राज्यों में 1 गो अपॉइंट होते थे, उनको खत्म किया जाएगा। 103 संविधान संशोधन वो ईडब्ल्यूएस क्लास को 10% आरक्षण दिया गया है। 102 संविधान संशोधन में ओबीसी क्लास को जो है वो क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया है। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी है। और 100वां संविधान संशोधन में बांग्लादेश को दिया गया है 111 का गांव और बांग्लादेश ने हमें दिया है 51 का गांव। ठीक है, तो ये 100 से लेके 105 तक का अपडेट से। ठीक है, तो 111 गांव हमने बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने हमें 51 गांव दिया। सीमा समझौता हमने किया था बांग्लादेश का 2015 में। वो जो संविधान संशोधन जो हुआ, ये जो आपका सीए हुआ है, सीए 2019, ये संविधान में संशोधन नहीं है। आगे बताएंगे तो पढ़ाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है, संविधान में नहीं होता है। क्योंकि संविधान में नागरिकता के संबंध में कोई भी प्रावधान देखा जाता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 से देखा जाता है, उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, 9वीं अनुसूची तो 1951 में ही बन गया। हाँ, 1951 में ही जब पंडित नेहरू की सरकार थी तो उन्होंने भूमि सुधार के लिए एक अनुसूची डाल दी। और 9वीं अनुसूची में यह कह दिया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय का कोर्ट रिव्यू नहीं करेगा, कोर्ट समीक्षा नहीं करेगा, ये उन्होंने कर दिया था। तो 9वीं अनुसूची डाला गया था 1951 में, 10वीं अनुसूची डाला गया था 1985 में, 11वीं अनुसूची डाला गया था 1992 में और 12वीं में डाला गया था 1992 में ही, जो पंचायती राज और नगर निगम से संबंधित है। 10वां अनुसूची दल बदल से संबंधित है और 9वां अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, खैर ये सब बताएंगे आगे, है ना, कि वहां पर कहां पे क्या है और किस प्रकार से है। ठीक है, तो मूल संविधान में ये सब चीज था। ठीक है, और वर्तमान में ये सब चीज है। और बाद में इसमें एक चीज और जुड़ गया, मूल कर्तव्य, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी। तो मूल कर्तव्य जो है, ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, है ना। ये जो संविधान जो बना था उसमें नहीं था। मूल कर्तव्य संविधान में जुड़ा 1976 में, 1976 में, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तब संविधान में हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का हिस्सा है, लेकिन पहले यह भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं हुआ करता था। ठीक है, यानी 1976 से पहले मूल कर्तव्य भारत के संविधान में नहीं था। 1976 में मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया। ओके, क्लियर है? तो यहां तक में इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये सब कुछ यहां पर मुख्य विशेष बातें थी। ठीक है, जो मूल कर्तव्य और संविधान के बारे में यहां पर चर्चा किया गया। ठीक है, किस प्रकार से संविधान बना था और इस प्रकार से संविधान सभा की समितियां थी वो काम कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान सभा अपना सारा काम जो है वो कर रही थी। ओके, अब देखिए
कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को किसने लिखा था, है ना, लिखा किसने, है ना, तो लिख लेंगे कि भारत के संविधान को लिपिबद्ध करने का काम या लिखने का काम भारत के संविधान को लिपिबद्ध करने का काम प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लिया था संविधान सभा से काम करने का, और इन्होंने पूरा क्या, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है, तो पूरा का पूरा संविधान को लिखने का काम इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, ओके। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे, इन्होंने संविधान को लिपिबद्ध किया था, पूरे संविधान को लिखा था, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी डिमांड नहीं किया था और 1 रुपया भी इन्होंने नहीं लिया था, तो इनके द्वारा यह काम जो है सो किया गया, ठीक है। क्या हाथ से लिखा गया था, बिल्कुल हाथ से लिखा गया था, और ये पूरा लिपिबद्ध करने का काम इन्होंने ही किया था, ठीक है। ये पूरे संविधान को रिटेन करने का काम अपने हाथ से सुलेखित करने का काम जो है वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था, पूरे संविधान का, ठीक है। चलिए, हाँ जी, हिंदी में चलिए, हाँ हाँ, देखिए संविधान सभा का लेखक जब पूछेगा ना, लेखक करने वाला या सुलेखन करने वाला तब होगा प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। ऐसे अगर पूछा जाता है कि संविधान का निर्माता कौन है, संविधान का जनक कौन है, संविधान का पिता कौन है, तो ये सब में भीमराव अम्बेडकर। लेकिन जब लिखने की बात आएगी कि किसने लिखा था, तब जो है सो आपको उसमें लगाना है प्रेम बिहारी रायजादा के, ठीक है, कि इन्होंने जो है वो पंजाब से, ठीक है, तो इनके द्वारा जो है सो ये सब किया गया था, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से जो है ये पूरा संविधान का काम हुआ और संविधान जो है सो तैयार किया गया, ठीक है। अब संविधान तैयार होने के पश्चात जो है, अब हम लोग को देखना है कि संविधान के अलग अलग भागों में जो अलग अलग चीजें लिखी गई हैं उसका क्या महत्व है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है और किस प्रकार से है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग को देखना है संविधान के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनके अंदर में किन किन विषयों का चर्चा किया गया है और क्या क्या बात जो है सो लिखा गया है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि पहला है संविधान का भाग 1, है ना। तो भाग 1 में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है 1 से लेकर के 4 तक, है ना। माने कि भाग 1 में अनुच्छेद बस 4 गो है, 1, 2, 3 और 4, है ना। और इसका जो विषय है ना, वो विषय है संघ और उसके प्रदेश, संघ और उसके प्रदेश, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। संघ, हाँ बिल्कुल, संविधान का भाग 1, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, हाँ हेडिंग बनाइए, संविधान का भाग 1। तो भाग 1 में कितना अनुच्छेद है, 4 गो, 1 से 4 तक, और उसमें क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके प्रदेश, है ना। तो संघ और उसके प्रदेश, ठीक है। तो संघ कौन है जी, भारत संघ है ना। संघ जो है वो भारत है, यानी कि इंडियन यूनियन, है ना। तो जो यहां पर जो आपको ये मिला हुआ है, जो ये संघ लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो भारत संघ का बात कर रहा है ना। और उसके प्रदेश का मतलब है कि जो भारत में शामिल हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो 28 गो स्टेट है ना, जिसको प्रांत कहते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए स्टेट कहते हैं, तो 28 स्टेट और 8 यूटी, है ना। तो ये सब क्या, ये सब भारत का क्षेत्र हो गया, है ना। जो 28 गो राज्य सब है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब क्या हो गया, भारत का प्रदेश हो गया। ये सब जो है वो किसमें इंक्लूडिंग है, ये सब किसमें मिला हुआ है, इंडिया में मिला हुआ है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो इंडिया का है। तो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश,
ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र है। तो उसी के बारे में आपको अध्ययन करना है भाग 1 में, कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके प्रदेश, है ना, कि भारत क्या है और भारत के साथ जो ये सब राज्य सब है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो वो सब आपको इसके अंदर में जो है सो देखना है। ठीक है, तो इसका यहां से जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से, है ना, अनुच्छेद 1 से। और अनुच्छेद 1 क्या कहता है, तो भारत राज्यों का संघ है, केवल इतना ही कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। इंडिया अथवा भारत या भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। लिखेंगे आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत अथवा इंडिया, भारत अथवा इंडिया भारत का संघ है। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ जी, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। कहां हैं आप, यही है, तो फिर ऐसा कहा लिख रही हैं, है ना, भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो बात है वो है इंडिया और भारत, है ना। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, अब देखिए इस आर्टिकल 1 से 2 बात का जानकारी मिलता है जी। आर्टिकल 2 से 1 से 2 बातों का जानकारी मिलता है। पहला तो भारत का नाम, है ना, यहां से क्या मिलता है, तो 2 बातों के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो नाम पता चलता है कि भारत के संविधान में भारत के लिए 2 ही नाम लिखा गया है, एक भारत या इंडिया, है ना। तो भारत के अंदर अगर आपसे पूछा कि संविधान में भारत के लिए कितने नाम का चर्चा है, तो 2 नाम का। कौन कौन सा है, भारत। ऐसे तो भारत का बहुत सारा नाम है, लेकिन संविधान में केवल 2 ही नाम लिखा हुआ है, इंडिया या भारत, भारत या इंडिया। इंडिया कहिए या भारत कहिए, भारत कहिए या इंडिया कहिए, बात बराबर है, इसलिए कहते हैं इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। क्लियर है, तो यह बात यहां पर कहा गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का संघ होगा। तो पहला हिस्सा से नाम पता चलता है और दूसरे हिस्सा से प्रकृति पता चलता है ना, कि भाई भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, जो पहले ही बता चुके हैं आप लोग कि यूनियन का मतलब है कि भारत से इसके क्षेत्र कभी इससे अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए भारत क्या है, यूनियन है। तो यूनियन का मतलब यह है कि यूनियन कभी टूट नहीं सकता है, तो भारत कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, भारत कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है ना, भारत के लिए कभी भी डिस्टर्ब जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट इसीलिए इसको कहा जाता है। ओके, अब इसमें जो ये 2 नाम है, तो देखिए इंडिया जो है, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए तो ये इंडिया शब्द काफी प्रचलन में आ गया। ब्रिटेन से जितना सब एक्ट बन के आया था उस सब एक्ट में हमारे देश का नाम इंडिया लिखा हुआ है ना, सारा एक्ट में इंडिया नाम लिखा हुआ है। तो एक प्रकार से एक ऑफिशियली नाम हम लोग का पहले से पड़ गया था इंडिया, है ना, इंडिया जो है वो ऑफिशियली नाम पहले से पड़ गया था। ठीक है, और दूसरा है भारत। तो भारत जो है ये भारत की संस्कृति को प्रोजेक्ट करता है, भारत के कल्चर को, है ना, क्योंकि जो भारत का कल्चर है वहां से इसका नाम भारत पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है जी, ये भारत के नाम पे। भारत के पिता का नाम क्या था, राजा दशरथ के कई ना, हाँ, राजा दुष्यंत, ये वो भरत, ये रामायण वाले भरत नहीं है, है ना, रामायण वाले भरत नहीं है। ठीक है,
बाद में एक भरत हुए थे राजा दुष्यंत और उनकी माता का नाम था शकुंतला, है ना। तो भरत के पिता का नाम था दुष्यंत, है ना, और माता का नाम था शकुंतला, है ना। तो यही भरत जो है ये बचपन से ही काफी वीर थे, है ना। इनको कहा था कि बाघ का दांत गिन देते थे, है ना। बचपन में ही बाघ से लड़ते थे और बाघ को पकड़ के उसका दांत गिन देते थे, इतना इनके पास बल था, इतने जो है सो ये वीर थे। तो इस वजह से इन्हीं के नाम पर भारत का जो नाम पड़ा है, भरत के नाम पर पड़ा है भारत। तो एक तरफ से ये भारत जो है ये भारत के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो इंडिया है ये भारत का ऑफिशियल नाम है ना, ऑफिशियल नाम है, औपचारिक नाम है, जो कि अंग्रेजों ने दिया था, या अंग्रेजों के टाइम पर जब हम गुलाम थे तो जितने सारे एक्ट आए वो इंडिया के नाम से आए थे, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों नाम को हमने रख लिया। और दूसरा आया सेल्फ यूनिफ स्टेट, इसका मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी राज्य जो है उस भारत से अलग नहीं हो सकता है, किसी को भी भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है ना। भारत चाहेगा तो इन राज्यों की स्थिति बदल सकता है, इनकी स्थिति खराब कर सकता है, इनके साथ कुछ भी कर सकता है, नाम बदल देगा, क्षेत्र बदल देगा, सीमा बदल देगा, है ना, कुछ भी कर सकता है। भारत का संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम, क्षेत्र, सीमा कुछ भी बदल सकता है उनका, है ना, उनको केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है, लेकिन ये राज्य चाह के भी इंडिया के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये राज्य चाह भी ले कि हम इंडिया को बर्बाद कर दे या इंडिया को खत्म कर दे, तो ये इनके बस का बात नहीं है, ये काम ये लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं यूनियन। तो आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत राज्यों का कुछ भी बिगाड़ सकता है, लेकिन कोई राज्य चाह के भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये चाह करके भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। यही इसका मूल मंत्र है, ठीक है, या मेन मतलब है। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, और फिर बात करेंगे इसके आगे। ओके, अभी और क्लास है ना कोई?